Very good evening, students. Earlier we have discussed in protect cultivation and their objective, as well as what are the different types of greenhouses based on the same. Today we discuss a very important lecture based on the plant response to the greenhouse environment. तो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पीछे लेक्चर में ग्रीन हाउस के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, उसको हमें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, कितने प्रकार के होते हैं, शेप के आधार पर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जाना। अब जब हम ग्रीन हाउस को बना लेंगे, उसके साइट सिलेक्शंस की भी जाना, कहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए, या ग्रीन हाउस को सिलेक्ट करते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में जाना था। अब जब हम ग्रीन हाउस को कहीं कंस्ट्रक्ट कर देंगे, कोई साइट सेलेक्ट कर देंगे और वहाँ पर ग्रीन हाउस को का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो उसके अंदर जो प्लांट्स की का कल्टीवेशन करेंगे, तो प्लांट का रिस्पॉन्स कैसा रहता है अंडर ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर है प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट। आई अर्लियर टोल्ड यू दैट व्हाट इज अ ग्रीन हाउस। अ ग्रीन हाउस इज अ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर where environmental factors such as temperature, light, humidity, carbon dioxide, water nutrients can be controlled, and these favorable conditions influence plant growth, development, yield and quality as well, and plants generally perform better in greenhouse than in open field condition because environmental stress are minimized। जैसा कि हमने बताया कि ओपन फील्ड के कंपैरिजन में हम ग्रीन हाउस के अंदर जो भी ऑपरेशंस करते हैं उनको कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर कर सकते हैं, तो जो भी डिजीज वगैरह हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे कि CO2 का लेवल अगर कम ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होगी या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से प्लांट की ग्रोथ में या प्लांट जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं अंडर ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहला, जैसा कि इसमें मेंशन है स्लाइड में, इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखते रहिए चैनल को, आपको आसानी से इस सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। और इसके पहले हमने रिन्यूएबल एनर्जी की भी सीरीज चालू की है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो नाउ वी मूव ऑन आवर लेक्चर प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस। नाउ फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उससे क्या होगा, मतलब बिकॉज टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। जो प्लांट ग्रोथ होता है उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, कि अगर टेम्परेचर हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा वो अच्छा होगा, एंजाइमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। भाई जो एंजाइमिक एक्टिविटी होती है दैट इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट व्हिच आर यूज्ड टू द प्लांट ग्रोथ, एंड एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर। इफ़ टेम्परेचर इज हाई देन योर एंजाइम विल बी डिस्ट्रॉयड। भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का वो तो कैटलिस्ट का काम कर रहा था एज अ प्लांट ग्रोथ। तो इसलिए अगर और यदि मिनिमम टेम्परेचर हो गया तो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा अंडर इनसाइड द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द प्लांट्स, एंड दे विल बी मे बी पंक्चर्ड। तो इससे हमारा क्या प्लांट ग्रोथ डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए एक ऑप्टिमम रेंज का होना ज़रूरी है फॉर इंक्रीज ऑफ एंजाइमिक एक्टिविटी, एंड इन अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर photosynthesis also be enhanced because when CO2 and light energy and water combines and reaction take place, then CO2 is formed and converted into carbohydrates। अगर आपका लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम रेंज के अंदर होगी तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट में, और हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होगा तो हमको अच्छा यील्ड प्राप्त होगा, है ना। प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन को परफॉर्म करेगा। यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है तो प्रॉपर सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, and also not vegetative growth and flowering accelerate। That's why the temperature under the optimum range is very well required under the cultivation of plants inside the greenhouse, because temperature is also improves fruit development and maturation। तो बहुत सारे इसके टेम्परेचर के इफेक्ट देते हैं। इसके अगेंस्ट यदि अगर आपका टेम्परेचर रेंज अच्छा नहीं रहेगा तो जो प्लांट हाइट है या लीफ एरिया है वो भी अच्छा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, और जो उसके सेल डिवीजन्स हैं या सेल लॉन्गेशंस होते हैं वो भी फास्टर नहीं हो पाएंगे। तो प्लांट रिस्पॉन्स तभी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, उसके सेल डिवीजन्स मल्टीप्लाई होंगे, फास्टर्स ग्रोथ होंगे, उनका लीफ एरिया अच्छा होगा, फ्लाइट हाइट उसकी जो प्लांट हाइट है वो इंक्रीज होगी जब ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर प्लांट को मिलेगा।
और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अर्लियर हो जाएगी। अगर टेम्परेचर एक्सेस में हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, जो फ्लावर हैं या फ्रूट हैं वो अच्छे से नहीं होंगे, वो उनका यील्ड में इफेक्ट आएगा देखने के लिए, प्रॉपर रेस्पायरेशन नहीं होगा। अगर प्रॉपर रेस्पायरेशन नहीं होगा देन दे में भी लीड टू लोअर यील्ड। जैसा कि बताया गया कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बहुत हमारा आवश्यक है इन केस ऑफ सीड जर्मिनेशन फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, सीड जर्मिनेशन हो गया, डायरेक्टली लिंक टू द टेम्परेचर। अब देखा गया है कि जनरली जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो ग्रीन हाउस के अंदर वो 7 से 21 डिग्री फेवरेबल माना जाता है। और इन जनरल बोला जाता है कि डे में जो टेम्परेचर होगा अंडर द ग्रीन हाउस कल्टिवेशन वो नाइट के कंपैरिजन में 3 to 6 डिग्री ज़्यादा होगा, है ना। ये हमने देखा कि अगर प्लांट का रिस्पॉन्स टेम्परेचर के प्रति कैसा रहता है। नाउ वी टॉक अबाउट लाइट की इंटेंसिटी है, रिस्पॉन्स टू लाइट। अब लाइट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा, है ना। क्लोरोफिल फॉर्मेशन है वो अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो एक हमको ऑप्टिमम रेंज ऑफ लाइट भी चाहिए, लेकिन जो लाइट चाहिए वो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो लाइट का यूज करता है ना वो विजुअल रेंज का यूज करता है, जो कि 400 to 700 नैनोमीटर होती है। जो इंफ्रारेड की जो लाइट होती है वो मोर देन 700 नैनोमीटर होती है। दैट इंफ्रारेड लाइट आर नॉट इन्वॉल्व इनटू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस पर हमें विजुअल लाइट होती है, वो भी ज़्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस में ये भी देखा गया है कि जो ब्लू लाइट होती है या रेड लाइट का जो बैंड होता है, इसके इन दोनों के कम्बिनेशंस का जो मतलब फोटोसिंथेसिस में जो लाइट यूज होती है दैट इज़ अ वेरी गुड, बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि इफ़ प्लांट इज ग्रो अंडर द रेड लाइट देन योर प्लांट विल बी टॉलर ड्यू टू सॉफ्ट एंड लॉन्ग इंटरनोड्स। अगर आपका प्लांट ग्रीन हाउस के अंदर रेड लाइट के अंदर ग्रो कर रहा है तो उसके जो प्लांट्स होंगे वो सॉफ्टर होगा और उसके जो इंटरनोड्स होंगे लंगर होंगे, जिससे पेड़ बड़े बड़े होते हैं, टॉल नेचर के होते हैं। एंड इन अनदर साइड इफ़ योर प्लांट ग्रो अंडर द ब्लू लाइट बैंड इंटेंसिटी देन योर प्लांट विल बी विल बिकम हार्ड एज वेल एज हार्ड होंगे और डार्क नेचर के होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्लांट का ग्रो हो वो रेड और ब्लू और रेड लाइट कॉम्बिनेशन के अंदर हो, तो हमारा प्लांट ग्रोथ भी रिटार्ड नहीं होगा और प्लांट की एक ऑप्टिमम हाइट भी मिल जाएगी और हमारी यील्ड अच्छी ऑब्टेन होगी। इसलिए लाइट की इंटेंसिटी का भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसको एक कंट्रोल अमाउंट में होना चाहिए। जनरली जो ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो लाइट की इंटेंसिटी रिकमेंड की गई है वो 3.2 to 129 किलो लक्स रिकमेंड की गई है। जो लक्स होती है ना ये लाइट की इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो जनरली कितना ऑप्टिमम रेंज के लिए चाहिए 3.2 to 129 किलो लक्स। और ये भी देखा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ऐसा नहीं होती है कि लाइट की इंटेंसिटी आप देते जाओगे तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होते जाएगा। ऑप्टिमम देखा गया है कि जो ऑप्टिमम जो फोटोसिंथेसिस हमको ऑब्टेन हुआ वो देखा गया है 32 किलो लक्स के आसपास। मतलब उसके बाद अगर लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ा भी रहे हो तो मोस्ट ऑफ द क्राफ्ट्स के लिए वो फोटोसिंथेसिस में जो हमारा प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ऑप्टिमम होता वैल्यू होती है ना कि आप ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाते जाओगे तो मिलता ही जाएगा। तो इसलिए लाइट का भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो लाइट की इंटेंसिटी लक्स होती है, इसकी ऑप्टिमम रेंज 3.2 to 129 किलो लक्स होती है और विंटर में इसको मेंटेन करने के लिए हम हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रॉपर लाइट होगा तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्लोरोफिल फॉर्मेशन होगा, बायोमास का प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, एज वेल एज जो हमारा फ्लावरिंग होता है उसको भी रेगुलेट करने में या जो हमारा फोटो पीरियोडिज्म होता है उसके थ्रू हम फ्लावरिंग को भी रेगुलेट करने में सक्षम होते हैं। इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। अगर आपका प्लांट अगर आपको ऑप्टिमम लाइट नहीं है, आपके ग्रीन हाउस के अंदर ऑप्टिमम लाइट नहीं है, तो जो हमारे लीव्स होती हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएंगी, उनके स्टेम्स जो होते हैं स्ट्रांगर नहीं हो पाएंगे, जो ड्राई मैटर का एक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो इस प्लांट रिस्पॉन्स तभी अच्छे से करेगा, उसका जो ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन है तभी इंक्रीज होगा जब उसमें प्रॉपर लाइट होगी, उसके स्टेम्स स्ट्रांगर होंगे, लार्ज लीव्स होंगी। क्योंकि अगर लाइट कम हो गया, वहीं अगर दूसरी साइड अगर लाइफ कम हो गया तो स्टेम्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, है ना। जो तुम्हारा क्लोरोफिल कंटेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और तुम्हारी जो यील्ड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो देख रहे हो कि प्रॉपर लाइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है कि उसकी लाइट कितना होना चाहिए, कम कितना होना चाहिए। तो हम इसको कैसे मेजर कर लेंगे,
लाइट इंटेंसिटी को हम भाई जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करते हैं ना हम उसके अंदर, तो लाइट इंटेंसिटी उसको लाइट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम ये देख लेंगे कि जो ऑप्टिमम रेंज हमको चाहिए है कि नहीं, क्योंकि उससे हमने देख लिया कि अगर कम होगी तो क्या इम्पैक्ट आएंगे, और यदि ज़्यादा अगर ऑप्टिमम रेंज है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। इसलिए लाइट की इंटेंसिटी को भी हम मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया रिस्पॉन्स टू लाइट। अगर हम कार्बन देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर ली। यदि हम आप दूसरे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 में इसी का तो योगदान होता है। जब क्योंकि CO2 को लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करता है तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें चाहिए है ना। तो CO2 इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो CO2 होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल काम करता है भाई। अगर यदि देखो प्रॉपर जो CO2 है लेवल है, अगर ग्रीन हाउस के अंदर प्रॉपर CO2 लेवल होगा तो जो तुम्हारे प्लांट का ग्रोथ होगा वो फास्टर होगा, लीव्स क्या होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, अच्छा ईल्ड मिलेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ये अगर आप अगर अंदर CO2 का लेवल प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो ये चीज़ें नहीं होंगी, आपका प्लांट जल्दी से ग्रो नहीं करेगा, उसकी पत्तियाँ छोटी होंगी, ईल्ड भी अच्छा नहीं मिलेगा, उसका जो प्रोड्यूस प्राप्त होगा उसका अपीयरेंस अच्छा रहेगा। तो आप समझ जाना कि जो हमारे CO2 का लेवल है वो अच्छा नहीं है अंदर। तो ये हम कैसे, ये प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है उसी के थ्रू पता चल रहा है हमको कि CO2 का लेवल कम है अंदर, लाइट इंटेंसिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं है, टेम्परेचर का कम या ज़्यादा है, तो ये प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं उसके थ्रू। अब कैसे रिस्पॉन्स करते हैं कि मतलब अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, पत्तियाँ छोटी हो रही हैं, ईल्ड कम आ रहा है, अच्छा क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं है और उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं, इसका मतलब है कि अंदर हमारा CO2 लेवल अच्छा नहीं है। क्योंकि इफ़ CO2 लेवल इज वेल मेंटेन अंडर योर ग्रीन हाउस देन photosynthetic rate may be increases and carbohydrate production enhances and as well as biomass accumulation improves. These benefits be obtained under the rich in CO2 enrichment under the ग्रीन हाउस। अगर ग्रीन हाउस के अंदर CO2 का लेवल अच्छा होगा तो तुमको देखने का मिलेगा फोटोसिंथेसिस रेट अच्छा होगा, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन अच्छा होगा, बायोमास एक्यूमुलेशन जो उसका एक्यूमुलेशन वो भी इम्प्रूव होगा। तो हमको इसलिए CO2 के कंसंट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए कि नेचुरल कंडीशन में दिन के दौरान जो CO2 का लेवल होता है अंडर द ग्रीन हाउस वो 200 ppm के अंदर होता है, जो कि प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होता। क्योंकि अगर हमको अच्छा फोटोसिंथेसिस चाहिए वो तो 800 से 1200 ppm के आसपास होता है। इसलिए हमको इसको इनरिच करना पड़ता है CO2 लेवल को एम्बियंट एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। जो बाहर मतलब ग्रीन हाउस के बाहर होता है उसको एम्बियंट एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो वहाँ CO2 लेवल ज़्यादा होता है अंडर ग्रीन हाउस। तो हम वेंटिलेशन के थ्रू CO2 लेवल को इन्फिल्ट्रेट करते हैं अंडर द ग्रीन हाउस। उस इन्फिल्ट्रेशन को, उस इनरिचमेंट को किसके थ्रू करते हैं, वेंटिलेशन के थ्रू। CO2 को अंदर बाहर से हम अंदर करेंगे। जैसे CO2 लेवल अंदर बढ़ेगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन है वो इन्हेंस होगा, एज वेल एज बायोमास होगा। ये हमारा इम्पोर्टेंट है पैरामीटर था किसका, CO2 का। अब हम देखते हैं इसमें अंदर एक और पैरामीटर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पहले समझो क्या होता है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है जो हमारी एयर है उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इनटू द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि उसकी कैपेसिटी के कंपैरिजन में करते हैं कि वो कितना मैक्सिमम एयर को कंटेन कर सकता है, उसके रिस्पेक्ट में कितना वाटर वेपर है, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जनरली हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ कर लेते हैं। अब देखो ह्यूमिडिटी अगर आप प्रॉपर मेंटेन है, अब इसका एक बहुत बढ़िया एडवांटेज ये है, द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ह्यूमिडिटी इज ऑप्टिमम इनसाइड द ग्रीन हाउस, देन वाटर ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज लीफ एक्सपेंशन हेल्दी होगा, उसका जो बेटर ग्रोथ होगा, फूड क्वालिटी बेटर होगी, है ना। उसके अंदर जो प्लांट की टर्जिटरी होती है वो भी मेंटेन रहती है, वाटर का लॉस एक्सेसिव नहीं हो पाता और न्यूट्रिएंट अपटेक क्या हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। अगर आपका मॉइस्चर में प्रॉपर ह्यूमिडिटी नहीं है तो भाई उससे वो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन के थ्रू मतलब प्लांट के एज वेल एज सॉइल के थ्रू वाटर का ऑपरेशन होगा, तो पानी का लॉस हो जा रहा है ना, तो फिर तुमको इरिगेशन के लिए ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और जो एक्सेसिव अपटेक लेने लगेगा भाई, वाटर का ज़्यादा लॉस होगा तो ज़्यादा पानी खींचेगा, ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो ज़्यादा इरिगेशन अपटेक्स इंक्रीज होगा। तो दैट्स वाई वी मेंटेन द वाटर लेवल इनसाइड द ग्रीन हाउस, क्योंकि अगर हायर ह्यूमिडिटी होगा देन रिड्यूसेस एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स एंड वी रिक्वायर मोर इरिगेशन एज कम्पेयर टू अदर्स।
and if excessive humidity under the greenhouses exist, then फंगल डिजीजेज इंक्रीजेज एवरेज पोलन अवेलेबिलिटी, जो पोलन वायबिलिटी होती है वो भी पुअर। तो ये हुई ह्यूमिडिटी की कि भाई ह्यूमिडिटी इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन ह्यूमिडिटी लेवल ऑप्टिमम लेवल इनसाइड द ग्रीन हाउस, देन एक्सेसिव वाटर लॉस मे बी रिस्ट्रिक्टेड, मे बी यू आर एबल टू प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस एज वेल एज डिजीज डेवलपमेंट, क्योंकि अगर डिजीज डेवलपमेंट जो ज़्यादा होती हैं वो हाई मॉइस्चर में होती हैं। अगर ऑप्टिमम रहेगा तो हाई डिजीज डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा और प्रॉपर ट्रांसपायरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमको ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी का मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर प्रॉपर ह्यूमिडिटी अंडर मेंटेन रहेगी तो हमको इरीगेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर इरीगेशन इसेंशियल इन ग्रीन हाउस कल्टीवेशन। क्योंकि अगर प्रॉपर इरीगेशन नहीं रहेगा तो जो हमारा रूट डेवलपमेंट होता है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर इरिगेशन है, प्रॉपर मॉइस्चर है अंदर, तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इम्प्रूव होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ हेल्दी होगा और रूट डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और यदि वो कम हुआ तो बिल्टिंग आने लगेगा, बिल्टिंग शो करने लगेगा, फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी तो वाटर का इन्वॉल्वमेंट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं एंजाइम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तभी तो हमको फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अगर वाटर स्ट्रेस हुआ तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, बिल्टिंग देखने को मिलेगा, जो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग है वो ड्रॉप कर जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर इरिगेशन होगा, प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन होगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो हमारा जो प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन है, जो क्वालिटी है वो अच्छा मिलेगा। अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई की बात करें, सॉरी टू से दिस, आई थिंक दिस इज मिस, डोंट वरी आई एक्सप्लेन। रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट सप्लाई का मतलब होता है जो ग्रीन हाउस के अंदर हम क्रॉप्स ले रहे हैं भाई, उनको हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट देते हैं थ्रू फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब जब हम इरिगेशन दे रहे होते हैं तो उसी के साथ हम फर्टिलाइज़र को मिला देते हैं, ताकि हमें जो प्लांट हमको ज़्यादा जो ऑप्टिमम हमको फर्टिलाइज़र चाहिए वो प्लांट टू प्लांट पहुंच जाता है। तो फर्टिलाइज़र का इरिगेशन के साथ ही न्यूट्रिएंट सप्लाई करने को ही बोलते हैं फर्टिगेशन। इससे क्या होता है, हमारा जो प्लांट होता है वो बढ़िया हेल्दी उसकी ग्रोथ होती है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रमोट होता है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन को सपोर्ट मिलता है, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है वो भी इम्प्रूव होता है। अगर हमारा प्रॉपर फर्टिगेशन, अगर हम प्रॉपर फर्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जितना उसको फर्टिलाइजेशन चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, तो जो हमारी स्टेम्स हैं या रूट्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रांग नहीं हो पाती, उसका जो डार्क ग्रीन फोलिएज है वो नहीं मिल पाता। तो अगर हमको डार्क ग्रीन फोलिएज नहीं मिल पाता है, या उसकी जो ऑप्टिमम फ्रूट की साइज़ है, क्वालिटी है, वो नहीं मिल पाती है, इसका मतलब है कि उस प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये डार्क ग्रीन फोलिएज का ना मिल पाना, या स्टेम या रूट्स का स्ट्रांग ना होना, अच्छे क्वालिटी का या साइज़ का प्लांट हमारे जो प्रोड्यूस हैं उसको ना मिलना, ये प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। ये प्लांट ही रिस्पॉन्स करेगा कि भाई ऑप्टिमम साइज़ का नहीं मिल रहा है, रूट स्ट्रांग नहीं है, उसका जो फोलिएज है वो ग्रीन नहीं है। तो जब हम इसे प्लांट में ऑब्जर्व करेंगे तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई उसमें प्रॉपर नहीं है, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं है। दूसरी, अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो उसमें उसके जो येलोइंग कलर आने लगता है, जिसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं, जो उसकी ग्रोथ हो स्टंट हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। तो इन सब की वजह से उसकी ईल्ड में इफेक्ट आएगा, ईल्ड रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट का प्लांट को सप्लाई करना भी बहुत आवश्यक है। और न्यूट्रिएंट को हम इरिगेशन के साथ, और न्यूट्रिएंट को देते कैसे हैं, हम इरिगेशन के थ्रू दे देते हैं, जिसको फर्टिगेशन प्रोसेस होते हैं, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट। कुछ मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर कुछ, सॉरी टू से दिस, एक्चुअली दिस इज़ नॉट शोन इन द ग्राफ, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गए और क्या नाम है इसका, मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मॉर्फोलॉजिकल अभी मैं ऐसे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि रिलेटेड टू सेल स्ट्रक्चर, मतलब हमारा जो सेल स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड होता है कि सेल का लीव्स कैसी हैं, है ना, उसका क्या नाम है, प्लांट ओवरऑल जो उसका प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर, मॉर्फोलॉजिकल की रूट डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका सूट ग्रोथ कैसा हो रहा है, रूट डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, मतलब उसकी सूट डेवलप मतलब उसकी पत्तियाँ वगैरह कैसी हैं, चौड़ी हैं कि नहीं, ग्रीन है कि नहीं, उसका रूट डेवलपमेंट कैसा प्रॉपर है कि नहीं, उसका रूट डेवलपमेंट, उसके स्टेम्स स्ट्रांग है कि नहीं, ये सब क्या आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर आ जाते हैं।
और क्या नाम अंदर ये क्या नाम है, ये फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर हमारा आ जाता है क्या नाम है, फिजिकल रिस्पॉन्स के अंदर ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है इसके अंदर रेस्पायरेशन वगैरह आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस हमारी अगर प्रॉपर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएगी। तो अगर फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करना है तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर, लाइट और CO2 को रखना पड़ता है। रेस्पायरेशन लॉस रिड्यूस हो जाता है। अगर हमारा ग्रोथ अच्छा नहीं है इसका मतलब है रेस्पायरेशन लॉस नहीं अच्छा हो, इसका मतलब जो रेस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, वाटर यूज एफिशिएंसी हो गई, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हो गई, जिसको हम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर द प्लांट्स पढ़ रहे थे। तो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी, रेस्पायरेशन लॉसेस, ये सबको कंबाइंडली हम देखते हैं फिजिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर। तो हम इसको और थोड़ा सा अच्छा डिटेल में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।